हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल कुमार आपका एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल सिमरन क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, 12th क्लास का एक नया यूनिट, एक नया चैप्टर, केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग और कोटि, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और आज से हमारा यहाँ से जो है 12th क्लास की केमिस्ट्री शुरू हो रहा है। तो जो बच्चे 12th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम को देने वाले हैं या जो बच्चे 11th में पढ़ रहे हैं, तो वो सभी लोग जो है इसको अच्छे से पढ़ेंगे, देखेंगे। और जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे जेईई नीट इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो सभी लोग फटाफट जुड़ जाएंगे बिना देर किए। सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं आपको? चलिए, सारी चीज़ें क्लियर हैं। चलिए, तो इससे पहले भी जो है इसी नाम के चैनल पे जो है केमिस्ट्री की शुरुआत की गई थी। कुछ टेक्निकल एरर की वजह से वो चीज़ें बंद करनी पड़ी। तो अब जो है समय को देखते हुए यहाँ से हम लोग जो है फिर से शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ से फिजिकल केमिस्ट्री आगे की तरफ जो है मूव ऑन होगी, और इसको करने के बाद में हम लोग ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, इन सब पे भी बात करेंगे जैसा समय रह जाता है। ठीक है, साथ ही साथ 11th की केमिस्ट्री भी जल्दी शुरू होने वाली है और अदर सब्जेक्ट्स भी शुरू होने वाले हैं। तो सभी लोग जो बच्चे कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, वो भी, और जो बोर्ड के बच्चे हैं वो भी जो है चैनल से प्रॉपरली जुड़े रहेंगे। चलिए, तो ज़्यादा बात नहीं करते हैं। तो आज हम बात करेंगे रासायनिक बलगत की। ठीक है, रासायनिक बलगत क्या होता है, रासायनिक बलगति यानी केमिकल काइनेटिक्स क्या चीज़ है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं रासायनिक बलगति को, रासायनिक बलगति, रासायनिक बलगति क्या चीज़ है। देखिए, ये जो है रासायनिक बलगति, ये भौतिक रसायन, क्या चीज़ है, भौतिक रसायन, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम निम्न बातों का अध्ययन करते हैं, जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया का वेग। किस बारे में बात करेंगे? रासायनिक अभिक्रिया का वेग, वेग को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक हैं जो वेग को प्रभावित कर सकते हैं? और तीसरा, रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। इन सभी चीजों पे हम जिस विज्ञान के अंतर्गत डिस्कस करते हैं, भौतिक विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत डिस्कस करते हैं, उसी शाखा को हम क्या बोलते हैं? रासायनिक बलगति। ठीक है ना। अब रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग कैसे होगा, जिसको हम रेट ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन, इसके बारे में भी पढ़ना है। ठीक है, कि किसी भी चीज की, किसी भी अभिक्रिया का जो रेट है वो किस चीज पे डिपेंड करता है, कैसे उसका रेट होता है। वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से ऐसे कारक हैं? जैसे दाब, जैसे ताप, जैसे सांद्रता, कंसंट्रेशन। ऐसे कुछ बेसिक से जो है कुछ बहुत ही मूलभूत कारक हैं जो वेग को प्रभावित करते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, यहाँ पर क्रियाविधि हमको वैसे नहीं पढ़ना है जैसे हम ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं। यहाँ पे हमें थोड़ा काइनेटिक्स के टर्म में पढ़ना है, थोड़ा एनर्जी की बात करनी है।
और यहीं पे आगे हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है। इसी के अंतर्गत हमको और चीजें पढ़नी है, जैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये भी चीजें पढ़नी है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि कितने तरह से, हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ना है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन पढ़ना है, इसी तरह थर्ड ऑर्डर रिएक्शन पढ़ना है, ऐसे जो है हमें nth ऑर्डर रिएक्शन पढ़ना है। और एक और है शून्य कोटि की अभिक्रिया, जिसको हम बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ये सब चीजें जो है हमें पढ़नी है, ठीक है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, बातें करेंगे आगे। चलिए, बात समझ में आ रहा है। तो इस जो है चैप्टर के अंतर्गत ये सारी बातें की जाएंगी। तो नोट कर लीजिए सभी लोग, वीडियो को पॉज करके, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा फटाफट। नोट कर लिए? सबसे पहले मेरे साथ हेडिंग लगाएंगे रासायनिक प्रक्रियाओं के वेग, वेग के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। क्या बात करेंगे? रासायनिक अभिक्रिया या अभिक्रिया का वेग, ठीक है ना। वेग क्या होता है, या इसी को हम बोलते हैं दर, ठीक है ना। ठीक, इसी को हम क्या बोलते हैं? वेग। पहले हम समझ लेते हैं कि वेग के आधार पर जो हमारी अभिक्रियाएं हैं वो कैसे होती हैं, ठीक है। यानी जो रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है, जो रिएक्शन है उसको वेग के आधार पे कितने भागों में बांटा जा सकता है, इसका हम क्या देखेंगे? इसका देखेंगे क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन देखेंगे। और किसके टर्म में? हम वेग के आधार पे देखेंगे कि कौन सी अभिक्रिया तेज हो रही है, स्लो हो रही है, उस आधार पे कैसे उसको हम क्लासिफाई करेंगे। तो वेग के आधार पे पहले प्रकार की जो अभिक्रिया होती है उसको हम बोलते हैं तीव्र अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? तीव्र अभिक्रिया, फास्ट रिएक्शन। तीव्र अभिक्रिया क्या है? ऐसी अभिक्रियाएं जो बहुत ही तेज होती हैं बहुत ही तेज होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? तीव्र अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जितने आयनिक अभिक्रिया, जितने आयनिक अभिक्रियाएं हैं उनको इसके अंतर्गत लिया जाता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे AgCl reacts with NaNO3 gives NaCl reacts with AgNO3, ठीक है, it gives AgNO3 NaNO3 प्लस AgCl। अब देखिए यहाँ पर जो रिएक्शन है, ठीक है, ये बहुत तेज अभिक्रिया है, बहुत तीव्र रिएक्शन है, बहुत। ये जो है मान के चलिए इसको होने में जो टाइम है 10⁻⁶ सेकेंड में पूरी अभिक्रिया कंप्लीट हो जाती है। कुछ करना नहीं होता है। यहाँ पर क्या है भाई, पहले ही ये दोनों अलग अलग है भाई, इनमें झगड़ा लगा हुआ है, बस क्या कर रहे हैं, ये अलग हो जा रहे हैं और बहुत आसानी से जो है जुड़ जा रहे हैं। मतलब यहाँ पे कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होना है, कोई बॉन्ड टूटना नहीं है, ठीक है ना, कोई बॉन्ड नहीं टूटेगा, कोई बॉन्ड बनेगा नहीं। तो इस वजह से ये अभिक्रिया बहुत तेज होती हैं, ठीक है। दूसरा जो हमारा है मंद अभिक्रिया, दूसरे जो प्रकार की अभिक्रिया है उसको क्या बोलते हैं? मंद अभिक्रिया। इसको बोलते हैं स्लो रिएक्शन,
मंद क्रियाएं ये कैसे क्रियाएं होती हैं ऐसी, इनको हम मॉडरेट रिएक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है ना। सहूलियत के हिसाब से बांटा गया, कई किताबें दो ही प्रकार से बांटती हैं। चलिए, तो अब ऐसे रिएक्शंस को हम जो है जितने मॉलिक्यूलर रिएक्शन होते हैं, ठीक है, उनको इसके अंतर्गत लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे N2 reacts with 3H2 gives 2NH3। अब ऐसे क्रिया को हम मंद क्रिया कह सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें जैसे नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच बॉन्ड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड, पहले ये बॉन्ड टूटेगा, तब यहाँ पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड बनेगा, तो इसमें कुछ टाइम लगेगा, ठीक है। यहाँ बॉन्ड टूटने में, ठीक है ना, यहाँ पर बॉन्ड टूटने में, ठीक है, यहाँ बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, यहाँ बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पर नया बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना, यहाँ बॉन्ड बनेगा। तो इसमें कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, यहाँ से यहाँ आने में कुछ ना कुछ जो है निश्चित समय लगेगा, और ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, मंद क्रिया, ठीक है ना। एक जो तीसरी क्रिया होती है, हमने तीसरे प्रकार का जो बांटा, वो बांटा हमने अति मंद अपक्रिया, अति मंद अपक्रिया, वेरी स्लो रिएक्शन। मतलब ऐसी अपक्रियाएं जो बहुत ही स्लो होती हैं, जिनको होने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है, ऐसे क्रियाओं को हम वेरी स्लो रिएक्शन के कैटेगरी में रखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे ले लेते हैं लोहे पर जंग लगना। अब भाई लोहे पर जंग 1 मिनट 2 मिनट में तो लगता नहीं है, ठीक है, इसको लगने में कुछ जो है ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए वेरी स्लो, ठीक है ना। अब देखिए इन तीनों बातों को पढ़ने का हमारा जो एक पर्सपेक्टिव रहा है, ये क्या है कि देखिए जो तीव्र अपक्रियाएं होंगी इनका हम रेट नहीं डिटरमाइन कर सकते हैं। जितनी भी तीव्र अपक्रियाएं हैं इनका रेट नहीं निकाला जा सकता है, और जो मंद क्रियाएं हैं, ठीक है, इन्हीं का केवल जो है रेट निकाला जा सकता है। इन्हीं का जो दर है, इनका वेग निर्धारण संभव है, इन्हीं का वेग निर्धारण संभव है, और इनका वेग निर्धारण संभव नहीं है, बहुत ही जल्दी हो जाती है, और ये बहुत देर में होते हैं, तो इनका वेग निकालने से कोई फायदा ही नहीं भाई। ये बहुत देर में होते हैं, साल भर लग जाए, 6 महीने लग जाए, है ना, 4 महीना लग जाए, तो ऐसे जो है रिएक्शंस का हमें जो है काम नहीं है भाई। किसी इंडस्ट्री में, किसी लेबोरेटरी में हम किसी जो है पर्पस को जो है कंप्लीट करने के उद्देश्य से इसको हम जो है डिटरमाइन कर रहे होंगे भाई, 1 साल 2 साल लगे, तो ऐसे सिचुएशंस में ये भी, इसका भी रेट नहीं डिटरमाइन किया जा सकता है, इसका भी। तो यही जो जितने मॉलिक्यूलर रिएक्शन होते हैं या मॉडरेट टाइप रिएक्शन होते हैं, इन्हीं का जो है रेट हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने अभी तक क्या देखा, हमने देखा कि वेग के आधार पर अपक्रिया कितने प्रकार की होती है, और हमने देखा कि रासायनिक बलगति क्या होता है। चलिए, समझ गए सब लोग, नोट कर लीजिए फटाफट, नोट कर लीजिए, मिटाया जाए। चलिए देखिए, तो अब हम हेडिंग डालेंगे अभिक्रिया का वेग। सर कितनी बार हेडिंग डालते हो। हाँ, तो अभी तक हम लोग सीख रहे थे कि वेग के आधार पर अभिक्रिया होती कितने प्रकार की हैं। अब हम बात करने जाएंगे रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में। रेट ऑफ रिएक्शन, या जो है रेट के जगह पे हम वेलोसिटी भी कह सकते हैं। रेट या फिर वेलोसिटी ऑफ
रिएक्शन। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। चलिए, तो देखेंगे कि ये क्या चीज होती है। तो नोट करिएगा मेरे साथ, इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले, एक मिनट, इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। ठीक है, इकाई सांद्रता में होने वाले परिवर्तन, इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? अभिक्रिया का वेग कहते हैं। ठीक है, चलिए मान लिया जाता है, माना कि जो है अभिक्रिया की सांद्रता में परिवर्तन, क्या चीज? अभिक्रिया की सांद्रता में परिवर्तन बराबर डेल्टा सी, सांद्रता की बात हो रही है, डेल्टा सी, और समय में परिवर्तन डेल्टा टी। ठीक है, तो हमारा जो अभिक्रिया का वेग होगा उस समय पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो बराबर होगा डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम अभिक्रिया का वेग कहेंगे। चलिए, क्लियर है? इसको हम क्या बोलेंगे? अभिक्रिया का वेग बोलेंगे। ठीक है, अब जो अभिक्रिया का वेग है इसको हम तीन तरह से जो है देखते हैं, तीन तरह से इसको जो है निकालते हैं। इसका अध्ययन तीन प्रकार से किया जाता है। ठीक है ना? चलिए, जिसमें जो पहला है वो हमारा है अभिक्रिया का औसत वेग। क्या है? औसत वेग या औसत दर। केमिकल काइनेटिक्स से इसमें तीन तरह से अभिक्रियाओं को पढ़ा जाएगा, अभिक्रिया के वेग को, जिसमें सबसे पहला जो वेग है वो है औसत वेग। औसत वेग दर, औसत वेग हम कह लें या औसत दर कह लें। ठीक है, अभिक्रियाओं का औसत वेग, इसको हम बोलते हैं अभिक्रिया का औसत वेग। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। अभिक्रिया का औसत वेग क्या होता है? ये जो होता है एक निश्चित समय अंतराल, एक निश्चित
समयांतराल डेल्टा टी, एक निश्चित समयांतराल डेल्टा टी में अभिक्रिया या उत्पाद की सांद्रता, अभिक्रिया या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले, अभिक्रिया या उत्पाद की जो सांद्रता होगी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा सी, ठीक है, में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? अभिक्रिया का औसत वेग कहते हैं। अभिक्रिया का औसत वेग कहते हैं, ठीक है। किसी निश्चित समयांतराल डेल्टा टी में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को हम क्या बोलेंगे? अभिक्रिया का औसत वेग, ठीक है ना। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कोई एक क्रिया हो रही है, ठीक है, मान लेते हैं क्रिया हुई है, मान लेते हैं 2a + 3 या 2a + b gives 4c, ऐसा कुछ मान लेते हैं। ऐसी अभिक्रिया के लिए जो हमारा अभिक्रिया के लिए जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होगा, ठीक है, जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, और रेट ऑफ रिएक्शन क्या? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा, ठीक है, यानी इसको हम RAVG से लिखते हैं। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो क्या होगा? वो हो जाएगा -1/2 डेल्टा A अपॉन डेल्टा T बराबर -1/1 डेल्टा B अपॉन डेल्टा T इक्वल टू +1/4 डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। ये हो जाएगा इस उपरोक्त अभिक्रिया के लिए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे बात ध्यान देने वाली है, ये सभी टर्म आपस में बराबर होंगे, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो A है ये क्या है? रिएक्टेंट अभिकारक है, ठीक है ना। यानी A के विलुप्त होने की जो दर रहेगी, रेट रहेगी, वो क्या रहेगी? डेल्टा A अपॉन डेल्टा T। इसी प्रकार B के विलुप्त होने की जो दर रहेगी, डेल्टा B अपॉन डेल्टा T। और इसी तरह C के बनने की दर वो क्या रहेगी? डेल्टा C अपॉन डेल्टा T, ठीक है ना। नोट करिएगा फटाफट, नोट करेंगे तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। चलिए मिटाया जाए। चलिए इस पे क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं कि कैसे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। देखिए, जैसे एक अभिक्रिया लेते, क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है,
क्वेश्चन है, एक बंद पात्र में निम्न अभिक्रिया, क्वेश्चन में बोला है ऐसा, हो या ना हो अलग बात है। एक बंद पात्र में निम्न अभिक्रिया होती है, बताया गया। अभिक्रिया क्या लिखा गया, N2 reacts with H2 3H2 gives 2NH3, ऐसा कह दिया उसने, मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ अमोनिया के निर्माण के दौरान 1 मिनट में 2 मोल N2 विलुप्त होती है, ठीक है ना, बात समझ में आया। अमोनिया के निर्माण के दौरान 1 मिनट में 2 मोल N2 विलुप्त होती है, तो ज्ञात कीजिए, ज्ञात क्या करना है, पहली चीज अभिक्रिया का औसत वेग या औसत दर, दूसरा ज्ञात करना है NH3 की बनने की दर, NH3 के बनने की दर ज्ञात करते हैं और साथ ही साथ इसके विलुप्त होने की दर भी ज्ञात करते हैं, ठीक है। चलिए तो उसके लिए औसत एवरेज रेट लिखते हैं, ठीक है। अभिक्रिया के लिए जो हमारा RAVG हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, RAVG 1/1 माइनस डेल्टा N2 अपान डेल्टा T बराबर 1 प्लस माइनस 1 प्लस, ये माइनस क्यों लगाते हैं, क्योंकि रिएक्टेंट घटेगा, कोई भी अभिक्रिया होगी तो रिएक्टेंट जो होगा वो घटेगा, ठीक। और यहाँ पे प्लस 1/2 डेल्टा NH3 अपान डेल्टा T, ठीक है ना, ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हो गया, ठीक है ना। अब इसमें क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि जो है इसमें क्या होता है कि जो हमारा फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया हो रहा है, इसमें 1 मिनट में 2 मोल N2 विलुप्त होती है, ठीक है, बात समझना, 2 मोल N2 विलुप्त होती है, यानी इसकी 2 मोल कंसंट्रेशन जा रही है, 2 मोल प्रति लीटर। अच्छा, हम मान लेते हैं यहाँ सवाल में कि जो पात्र का आयतन है वो 1 लीटर है, ऐसा मान लीजिए, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर सांद्रता N2 की, यानी जो डेल्टा N2 लिखा गया है, ठीक है, जो डेल्टा N2 है ये बराबर किसके हो जाएगा, 1/1, ठीक है, 1/1, और 2 मोल, भाई डेल्टा N2 क्या सांद्रता में परिवर्तन, तो 2 मोल, ठीक है, और वो भी कितने में, 1 मिनट में, ठीक है, 2 मोल और 1 लीटर में, तो ये तो कंसंट्रेशन हो गया भाई, ठीक है। और समय कितना है, 1 मिनट है, इसमें जो है ये परिवर्तित हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि -1/1, ठीक है, मिनट को सेकंड में लेंगे तो हो जाएगा 2 मोल लीटर इनवर्स बटे 60 सेकंड, 6 नहीं 60 सेकंड, तो इसको देखेंगे तो 1/30 माइनस 1/30 मोल लीटर इनवर्स
सेकेंड इनवर्स। ये रेट ऑफ रिएक्शन निकल आया, ठीक है। इस चीज को क्या बोलेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या निकल आया, हो गया क्रिया का औसत वेग NH3 बनने की दर, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो R एवरेज है ये बराबर है 1/2 डेल्टा NH3 के अपॉन डेल्टा T के। R एवरेज क्या है हमारे पास, R एवरेज है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स बराबर 1/2 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T। यहाँ से हम कह सकते हैं इसको उधर भेज दीजिए तो हो जाएगा -2/30, ठीक है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और यहाँ जाएगा तो ऊपर हो जाएगा, नीचे से गुणा हो जाएगा। यहाँ बचा डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T, ठीक है। 2 1 कम 2 15 29, यानी हमारे पास डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T बराबर आएगा -1/15, ठीक है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है। यहाँ पे मॉड लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि सबको पता है NH3 क्या प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट हमेशा बढ़ेगा, पॉजिटिव में आना चाहिए, तो ये माइनस चाहते हैं, माइनस साइन हट जाएगा। नोट कर लीजिए फटाफट, नोट करिए, नोट कर लिया, नोट करिए फटाफट। मिटाया जाए, अब देखते हैं हम अब क्रिया के वेग का मात्रक, अब क्रिया के वेग का मात्रक, क्या मात्रक होगा अब क्रिया के वेग का, तो हमें पता है रेट ऑफ रिएक्शन होता है डेल्टा C, ठीक है, प्रोडक्ट की जो सांद्रता में भी परिवर्तन आ रहा है, अभिकारक उत्पाद जो भी है, और डेल्टा T, ठीक है। अगर सांद्रता क्या होती है, सांद्रता जो होती है मोल प्रति लीटर में ली जाती है, और समय को मान लो हम किसमें ले रहे हैं, सेकेंड में ले रहे हैं, तो उस हिसाब से इसका जो मात्रक आता है मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड आ जाता है, ठीक है ना। इसका मात्रक अभी थोड़ी देर पहले सवाल में आया था, तो ये क्या है, इसका मात्रक, ठीक है ना। चलिए वेरी गुड। अगर मान लें हमारा जो उत्पाद है अभिकारक है गैसीय है, ठीक है, जो हमारा उत्पाद है या अभिकारक गैसीय अवस्था में है, तो उसके लिए जो हमारा कंसंट्रेशन होगा वो किसमें लिया जाएगा, वायुमंडल में लिया जाएगा, एटीएम में, और जो हमारा टाइम है वो सेकेंड। तो इसके लिए जो हमारे पास मात्रक बन जाएगा एटीएम सेकेंड इनवर्स, ठीक है। नोट कर लीजिए फटाफट, ये हमारा क्या है, ये हमारा वेग का मात्रक है, आपकी क्रिया के वेग का मात्रक। नोट करेंगे फटाफट बिना देर किए, चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। मिटाया जाए,
देखिएगा जो हम पढ़ रहे हैं अभी, आर एवरेज, ठीक है ना, आर एवरेज, ठीक है, यानी अभिक्रिया का औसत वेग, ठीक है, अभिक्रिया का औसत वेग, ठीक है, का ग्राफीय निरूपण। कैसे ग्राफ में जो है, कैसे हम इसको देखेंगे ग्राफ के संदर्भ में, ठीक है, ग्राफीय निरूपण कैसे करेंगे। चलिए, जैसे दो चीज के लिए बनाएंगे, प्रोडक्ट के लिए, रिएक्टेंट के लिए। तो मान लीजिए ये किसके लिए है, रिएक्टेंट के लिए। यहाँ पे ले लेते हैं एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं समय, टाइम, और टाइम किसमें लेंगे, सेकंड में ले लेंगे इधर, और इधर ले लेंगे कंसंट्रेशन, वो भी किसकी, रिएक्टेंट की, मोल पर लीटर में, मोल पर लीटर में, ठीक है। अब जो रिएक्टेंट होगा, ठीक है, वो समय के साथ धीरे धीरे क्या होगा, घटेगा। रिएक्टेंट क्या होगा, समय के साथ धीरे धीरे घटेगा, ठीक है, क्लियर एकदम से। इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ठीक। चलिए, अब यहाँ मानते हैं कि जो T1 है, T1 समय में, ठीक, T1 समय में जो हमारा कंसंट्रेशन था वो हमारा R1 था, ठीक है। मान लेते हैं T1 समय में कंसंट्रेशन क्या है, R1 है, और मान लेते हैं यहाँ पे T2 समय में कंसंट्रेशन क्या है, R2 है, ठीक। कौन से समय में, T2 समय में कंसंट्रेशन क्या है। तो जो ये ढाल, ये एरिया है, इस एरिया को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इसी चीज को हम क्या बोलेंगे, इसी चीज को RAVG कहेंगे, जो कि बराबर किसके होगा, देखो ये जो है डिस्टेंस, इसको हम क्या बोलेंगे, डेल्टा R बोलेंगे, और जो ये चीज है इसको हम क्या बोलेंगे, डेल्टा T बोलेंगे, ठीक है। T2 माइनस T1, और यहाँ R2 माइनस R1, ठीक। तो जो कि बराबर किसके हो जाएगा, यहाँ पर बराबर हो जाएगा डेल्टा R अपान डेल्टा T, ठीक है ना, R एवरेज डेल्टा R अपान डेल्टा T के हो जाएगा, और जो कि बराबर है माइनस R2 माइनस R1 अपान T2 माइनस T1, ठीक है। ये किसके लिए है, ये रिएक्टेंट के लिए, अभिकारक के लिए, ये किसके लिए, अभिकारक के लिए। और इस उत्पाद के लिए ग्राफ क्या बनेगा, उत्पाद के लिए हम बना लेते हैं, जैसे उत्पाद के लिए ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ठीक। समय के साथ धीरे धीरे, यहाँ अगर इस पर हम टाइम ले लेते हैं, और वो भी इसमें सेकंड में, इस पर हम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ले लेते हैं, और किसमें, मोल पर लीटर में। तो इसका ग्राफ धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, और एक टाइम पर जो है इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, साम्यावस्था पे आ जाएगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं T1 समय में जो हमारा, T1 समय में, थोड़ा यहाँ लेते हैं, T1 समय में जो हमारा सांद्रता था वो क्या था, मान लो P1 था, और T2 समय में जो सांद्रता था वो मान लेते हैं P2 था। तो जो ये वाला स्लोप है, ये वाला, इसी को हम क्या बोलेंगे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, RAVG। इसके पर्सपेक्टिव में, प्रोडक्ट के पर्सपेक्टिव में, ठीक है ना, प्रोडक्ट की बात करी जाएगी, ठीक। तो जो ये होगा, इसको T2 समय बोलेंगे, तो ये जो होगा इसको हम बोलेंगे डेल्टा T, और जो ये होगा इसको हम क्या बोलेंगे, डेल्टा P, ठीक है। तो R एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा P अपान डेल्टा T, ठीक है, जो कि बराबर किसके होगा,
P2 माइनस P1, ठीक है ना, बटे T2 माइनस T। नोट कर लीजिएगा, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इसका। ये है प्रोडक्ट के लिए जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है, और एक इसके लिए जो है रिएक्टेंट के लिए, ठीक है। चलिए नोट कर लेंगे। तो आज के लिए हम जो है इतना ही, बाकी कल फिर मिलेंगे इसके कुछ क्वेश्चन के साथ में, कुछ प्रैक्टिस के साथ में, और साथ ही साथ अब जो है नियमित तौर पे आपको जो है वीडियो मिलती रहेंगी। तो यदि अभी तक आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कल फिर मिलते हैं एक नए प्यारे प्यारे क्वेश्चन के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर।